नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना वायरस एक नाम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे ही हम सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगे, एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि कोविड की वापसी हो गई है। भारत हो, हांगकांग हो या सिंगापुर, यहां फिर से बढ़ते मामले अब चर्चा में एक नया स्ट्रेन लेकर आ गए हैं, जो है JN.1 वेरिएंट। क्या ये एक लहर की आहट है? क्या हमें फिर से सतर्क हो जाने की जरूरत है? भारत से लेकर हांगकांग और सिंगापुर तक कैसे एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं? अस्पतालों में हलचल है, सरकारें फिर से मीटिंग कर रही हैं और लोग एक बार फिर से असमंजस में हैं। क्या फिर से वही डर का माहौल लौटेगा? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं, या फिर इस बार हमारी तैयारी पहले से बेहतर है? इस नए वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि ये पहले के वेरिएंट्स से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन लक्षण हल्के हैं। मगर क्या ये जानकारी सच्ची है? क्या हर बार की तरह हम फिर से जानकारी के अभाव में अफवाहों और डर के शिकार क्या बनेंगे? तो बड़े सवाल आज की इस पेशकश में हम जो उठा रहे हैं वो ये है कि क्या JN.1 वेरिएंट कोविड की एक नई लहर की शुरुआत है? क्या सरकार और स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से तैयार है? क्या वैक्सीनेशन से मिली सुरक्षा अब भी असरदार है JN.1 के खिलाफ? क्या ये नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है? क्या बच्चों और बुजुर्गों को फिर से खास सावधानी यहाँ बरतने की जरूरत है? मॉनसून में इस तरह कोविड के केसेस आना आखिर कितना नुकसानदेह हो सकता है? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। डॉक्टर अमित सराफ, ग्रुप क्वालिटी हेड डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जुपिटर हॉस्पिटल थाने। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर लहरिया, आपके पास में आना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से अब JN.1 की बात हो रही है, सबसे पहले हमें इस वेरिएंट के बारे में जानकारी चाहिए आपसे। कुछ केसेस यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, जब हमने देखा कि कोविड ट्रीट हो गया पूरी तरह से या मोटे तौर पर चला गया, ये एक वायरस है, वायरस म्यूटेट होता है तो उसके अलग अलग लक्षण सामने आते हैं, अलग अलग असर भी उसके दिखाई देते हैं। हमने देखा कि ओमिक्रॉन के कुछ वेरिएंट्स जो है म्यूटेट होते हुए बाद में पाए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसको लेकर केसेस नहीं आए हैं एज सच। लेकिन JN.1 जिसको बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है, क्या ये एक नया तरीके का कोविड का वायरस है या ये उसी श्रेणी का है जो म्यूटेट होकर निकल रहा है? मई के महीने में अब 2025 में करीब 5 साल हो चुके हैं जब सार्स कोवी 2 वायरस रिपोर्ट हुआ था। तो सार्स कोवी 2 अब एक नया वायरस नहीं है, एक नोवेल वायरस नहीं है जो 2020 के शुरुआत में था। जब इसके वायरस जैसा कि हम जानते हैं अधिकतर रेस्पिरेटरी वायरसेज में होता है कि उनके वायरसेज में थोड़ा म्यूटेशन होता रहता है, और सार्स कोवी 2 के साथ भी यह हुआ था। कई सारे वेरिएंट्स आए जिनको डेजिग्नेट किया गया था या तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो फिलहाल सबसे कॉमन वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है वो JN.1 है। ये काफी समय से सर्कुलेट हो रहा है, अभी नया वेरिएंट नहीं है। इसके कुछ सब लीनेज हैं LF1 वगैरह, जिनकी वजह से अभी फिलहाल कुछ केसेज के बढ़ने की बात आ रही है। लेकिन हमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेज होते हैं वो एक सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं। अधिकतर देशों में देखा गया है और अभी पिछले 1-2 सालों में देखा गया है कि जैसे सिंगापुर में हर 6 से 9 महीने में वायरस की जो सार्स कोवी 2 के केसेज या कोविड-19 के केसेज में स्पाइक होती है। या अन्य रेस्पिरेटरी वायरसेज जैसे फ्लू वायरसेज में भी होता है कि एक सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं जो हर कंट्री और हर सेटिंग में वेरी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर इंडिया में जो फ्लू सीजन है वो फरवरी मार्च से लेके अप्रैल तक चलता है। हमें ये भी याद होगा कि 2021 में जो सार्स कोवी 2 कोविड-19 की डेल्टा वेव आई थी वो अप्रैल के महीने में आई है। तो इसका वो भी संबंध नहीं है कि अगर गर्मी पड़ रही है तो उस समय वायरस नहीं फैलेगा। बात करते हैं कि कितने केसेज हैं, तो इंडिया में जो फिलहाल केसेज हैं वो बहुत ही कम है। अब भारत की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 150 से 257 केसेज कल रिपोर्ट किए गए वो आ रहे हैं, तो एक छोटा सा संख्या है। हालांकि उसमें स्पाइक हुई है, लेकिन यह भी हमें समझना होगा कि काफी बार क्या होता है कि पिछले अप्रैल के महीने के अंत से और अभी तक कई देशों से पता चला कि केसेज बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी मॉनिटरिंग इंक्रीज हो गई, टेस्टिंग अधिक हो गई होगी, तो उसकी वजह से भी बढ़ रहे होंगे। तो अभी इसको और समझने की जरूरत है, लेकिन जहां तक
ओवरऑल असेसमेंट की बात की जाए तो JN.1 एक ऑनगोइंग वेरिएंट है, नया वेरिएंट नहीं, उसका सब लीनिएज जरूर पहचाना गया है, लेकिन जिस रफ्तार से केसेज आ रहे हैं, वो अधिक चिंता की बात नहीं है। ऑफ कोर्स अलर्ट रहना है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। है, और लेकिन साथ यहाँ में हमें बिल्कुल अलर्ट कॉन्टेक्स्ट भी रहना समझ है और पैनिक आपको हिट नहीं करना है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारी एक और मेहमान शिरकत कर रही है हमारी इस पूरी चर्चा में, उनका स्वागत करते हैं। मेघना साकोरे बोटीकर जो कि MOS है पब्लिक हेल्थ महाराष्ट्र में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। लगातार खबरें हम देख रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मैम, 200 से ज़्यादा फिलहाल दिखाई दे रहे हैं देश में। किस तरह से आप ये केसेस को बहुत ज़्यादा गंभीर देख रही हैं बनता हुआ? कितनी पैनिक सिचुएशन है? लगातार हम जानते हैं, हम देख रहे हैं बैठकों का जो दौर जारी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ही नहीं, राज्य प्रशासन भी लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है उनके बीच में। क्या कुछ मंथन में हो रहा है? देखिए जनवरी से 6,000 के आसपास लोगों ने कोविड टेस्टिंग हमने लोगों का कराया है, क्योंकि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें से ओनली 106 टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। और जो फिलहाल 2 डेट्स महाराष्ट्र में हुई है, तो वो एक तो कैंसर पेशेंट थे और एक कोमॉर्बिडिटी कुछ उनको थी, इसलिए वो उनका डेथ हुआ है। बाकी 36 पेशेंट्स आर हॉस्पिटलाइज्ड और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बाकी 52 पेशेंट हु दोज फाउंड पॉजिटिव, वो घर पे ही अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इतना पैनिक सिचुएशन अभी तक नहीं है। और जो नॉर्म्स ड्यूरिंग कोरोना हमें सब फॉलो करने के लिए बोले गए थे, सेल्फ हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है, या किसी को फ्लू लाइक सिम्टम है तो उन्होंने मास्क यूज करना और भीड़ में जाना अवॉइड करना, यही सब हमने फॉलो करना चाहिए। और once again I want to repeat कि there is no need to panic अभी, और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और हम सब सिचुएशन पे ध्यान देके है, अगर कोई वाइड स्प्रेड होता है तो हम सब सक्षम है ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। मैम जो केसेस पाए गए हैं, क्या उनमें कोई कॉमन थ्रेड है? क्या वो बाहर विदेश जाकर आए हैं? खासतौर से एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, हांगकांग, सिंगापुर, क्या उनका ट्रैवल हुआ है? क्या उस वजह से हम एक बहुत बड़ा ट्रिगर मान सकते हैं इस ट्रेन का भारत में आना? नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री तो किसी पेशेंट का नहीं था। और ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे देशों में हमें कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स दिखने लगे हैं। लेकिन देखिए, स्वाइन फ्लू भी जब निकला था बहुत सालों पहले, तो अभी भी कभी कभी स्वाइन फ्लू के भी केसेस दिखते रहते हैं। वैसे इट्स नाउ टाइप ऑफ अ रेस्पिरेटरी, वो वायरल जैसा मैंने बोला, कॉमन फ्लू जैसा। तो केसेस थोड़े बहुत मिलते हैं, रूटीनली चेकअप किया तो, लेकिन ट्रीटमेंट उसके लिए है। और डेथ भी इस बार लास्ट टाइम के जैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम सब लोग प्रिपेयर हैं। मैम JN.1 जो वेरिएंट है, इसके बारे में कोई जानकारी? JN.1 जी जी जी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इन्फेक्शंस रहते हैं उसके ही टाइप्स है, वेरिएंट है। तो उसके बारे में भी हमने टेस्टिंग वगैरह सब चालू है। और उसके ऊपर भी जो लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट और वो होनी चाहिए, उसके भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। मैम क्या यहाँ पर टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? पब्लिक हॉस्पिटल्स की हम बात करें, निजी अस्पतालों में बात करें, बाकी दवाखानों में क्या टेस्टिंग्स एक बार फिर से शुरू हो चुकी है? जो लोगों को अभी फ़िलहाल वायरल हो रहा है, क्योंकि मैम मानसून का भी समय है और ऐसे में सर्दी जुकाम तो लगा ही रहता है लोगों को जब भी मौसम बदलता है। तो क्या जाके अपने आप को टेस्ट करा लेना चाहिए? क्या हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं इसके लिए? हम पूरी तरह से इक्विप्ड है, लेकिन इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम वेदर चेंज के कारण जैसा कॉमन फ्लू होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा पैनिक करने के कारण लोगों को लगता है कोरोना ही है, हो सकता है, लेकिन इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर इन्फेक्शन पाया गया, स्ट्रेन पाया गया, तो क्या क्वारंटीन होना है आपको 1 हफ्ते के लिए या 14 दिनों के लिए? क्या कोई प्रोसेस है, कोई फॉर्मेट है? अभी तक वैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए नहीं है। और जो भी 52 पॉजिटिव है वो घर पे ही अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं। कोई खास बूस्टर डोज की तैयारी मैम इसको लेकर? नहीं, हम तो हमें रिव्यूज लेते रहते हैं और सारी सिस्टम रेडी है इसकी।
ऑलराइट मेघना मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने तमाम जानकारियाँ दी और बिल्कुल सांत्वना दी और लोगों को कहा कि पैनिक नहीं रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर हमने कम से कम प्रशासन की तैयारी तो समझ ली है, लेकिन अब इस केसेस की जो खबरें हैं, इससे कैसे आपको एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। बच्चों को, बुजुर्गों को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, जिन्हें कोमॉर्बिड ऑलरेडी जो हैं उन्हें अब किस तरह का बचाव करना चाहिए। डॉक्टर अमित सराफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। और चलिए, अब जैसे हमने बातचीत सुनी, मेघना मैम ने हमको बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो रिपोर्ट हुआ, जो लोगों की टेस्टिंग हुई है, उनमें कुछ केसेस पाए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सर्दी जुकाम जैसे ही हैं जो हमें होते हुए देख रहे थे, जो हम होता हुआ भी देख रहे थे, क्योंकि टेस्टिंग बंद हो गई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चल रहा था। अदरवाइज वेरिएंट्स तो अभी भी हवा में है ही। इट्स जस्ट दैट कि ये कुछ रिपोर्ट हुआ है और वो सामने आ रहा है। क्या हमें उसको उतना ही लेना चाहिए या हमें एहतियातन अभी से ही प्रिवेंटिव केयर शुरू कर देना चाहिए? वेरिएंट्स जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट और मैडम ने भी बोला, वेरिएंट्स कोविड के हमेशा एक आने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। नए नए वेरिएंट्स, नए नए म्यूटेशन होते रहेंगे। तो हर समय कोई ऐसा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से अच्छा, अगर हम लोग हमारा जो एक बेसिक क्लिनिकली जो एक हमारा एक प्रिंसिपल था, अगर वेव 1 में आपने देखा तो हैंड वॉशिंग को अहमियत दी गई थी, मास्किंग को अहमियत दी गई थी। अगर सिम्टम्स हो तो डॉक्टर को दिखाना, उनको जरूरत लगे तो टेस्टिंग कराना, ये बातें आज भी मायने रखती है। पैनिक करने में कोई मतलब नहीं। आपको अगर सिम्टम हो, खास करके अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, एक प्रेग्नेंट लेडी हो, किसी को कैंसर पीड़ित कोई पेशेंट हो, ऐसे लोगों को खास ध्यान रख के डॉक्टरों को मिल के अगर टेस्ट करने की जरूरत पड़े तो टेस्ट करा के इलाज करा के, ये इंपॉर्टेंट है। जहां तक समाज की एक सोसाइटी की अवेयरनेस की जरूरत है, आई थिंक ओवरऑल जो पर्सनल हाइजीन है, घर पे आके हाथ धो लेना, एक ओवरऑल छींकते वक्त, खांसते वक्त हमारे मुंह और नाक को ढक लेना, ये बातें आज भी मायने रखती है और हमेशा रहेगी। ये एक पार्ट ऑफ सिविक अवेयरनेस है जो हर छोटे मोटे वेव पे के दरम्यान करने से अच्छा हमेशा ही एक गुड हैबिट्स हम लोग अगर रखेंगे तो ओवरऑल स्प्रेड ऑफ कोई भी इन्फेक्शन या कंडीशन कम से कम हो जाता है। डॉक्टर अमित, थोड़ा सा मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि JN1 अब ये जो वेरिएंट है, इसके सिम्टम्स कितने अलग हैं, कितने सिमिलर हैं, क्या हैं? फिलहाल तो जो थोड़े बहुत केसेस, बहुत ज्यादा अभी फिलहाल इंडिया में और खास करके बॉम्बे में इतने नहीं दिखने को आ रहे, लेकिन अभी भी ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सर्दी जुकाम की तरीके से ये JN.1 वेरिएंट नजर आ रहा है कि हल्के प्रमाण पे रनी नोज, जिसको नाक बहना है, गले को सोर थ्रोट जो है, ये गले में खराश हो गई, थोड़ी हल्की खांसी है, ऐसे सिम्टम उसके आ रहे हैं। बाकी वेरिएंट जैसे जो पेट वाले सिम्टम पहले के वेव में दिखते थे, गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह, ये फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है। तो ज्यादातर सिम्टम सर्दी जुकाम के ही है। डॉक्टर सराफ, पता है हो क्या रहा है? अब आजकल जैसा मौसम में चेंजेस हैं, तो ऐसे में लोगों को वायरल भी हो रहा है। तो सर्दी, जुकाम और गला खराब, जो कि हम पहले 5 दिन में ठीक होता हुआ देख रहे थे, अब वो बहुत लंबा लंबा चल रहा है। लोगों को 1-1 महीने तक खांसियां नहीं जा रही हैं। लोग छींक रहे हैं तो लगातार छींकते ही जा रहे हैं। अब फीवर भी आ रहा है, जा रहा है। अब ये ना बहुत मिक्स सिचुएशन है। कैसे समझ में आए कि ये वायरल के सिम्टम्स हैं और या ये कोविड के सिम्टम्स हैं? टेस्टिंग की वो स्टेज कौन सी होनी चाहिए जब आपको लगे कि अब ये वायरल से ज्यादा हो गया है? मैडम, ऑनेस्टली ये सारे सवालों के जवाब पेशेंट अपने डॉक्टर को जाके पूछे, बिकॉज सोसाइटी में आम लोगों को डिसाइड करना कि मैं कभी डॉक्टर के पास जाऊं, कभी टेस्ट करूं, उससे अच्छा मेरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सभी को होगा कि आपको अगर तकलीफ है, सर्दी जुकाम है, आप नजदीक के डॉक्टर के पास दिखा के आइएगा एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। उनको लगे आम वायरल है जो मानसून की वजह से हो रहा है, अभी भी थोड़े से बारिश में ये शुरू हो गई है, तो वो आपको वैसे एडवाइस करेंगे, घर भेजेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, मामूली ऊपर का इलाज जो है वो करा देंगे। अगर डॉक्टर के अक्यूमेन को लगता है कि थोड़े प्रमाण में ये कोविड के सिम्टम हो सकते हैं या जैसे कुछ वल्नरेबल सबसेट्स ऑफ पॉपुलेशन हम लोग हमेशा चौकन्ना रहते हैं, एल्डरली इंडिविजुअल, छोटे से बच्चे, कैंसर पीड़ित पेशेंट्स हैं, उनमें हम लोग जरूर हल्के से हल्के सिम्टम को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि घर पे बैठकर खुद ही अंदाज लगाना कि मेरे सिम्टम फ्लू के हैं, वायरल के हैं या कोविड के, उससे अच्छा नजदीक हॉस्पिटल में जाके आप दिखा दीजिए। वो डॉक्टर इज द मोस्ट कैपेबल ऑफ डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग।
देखिए यहाँ पर जहाँ तक प्रिवेंटिव केयर की बात है, निजी तौर पे तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही अगर हम प्रशासन की तैयारियां भी देखें, क्योंकि सरकार में हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार बैठकें यहाँ पर जारी है और हमें स्टेटमेंट्स भी मिल रही हैं। जो 2 डेथ के केसेस आए वो बताया गया कि ऑलरेडी उनकी कोई हेल्थ कंडीशंस थी और उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए कोविड की डेथ्स के साथ। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है, हमें प्रशासन के तौर पे कितना और तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बदलता मौसम भी है और ऐसे में लोगों की इम्यूनिटी अगर कमजोर हो, जो कि बहुत सारे केसेस में डॉक्टर सराफ आप भी जानते ही हैं होता ही है, बहुत लाइकली है कि आप इन्फेक्शन आपको हो जाए, वायरस आपको लग जाए। हॉस्पिटल्स के लिहाज से, टेस्टिंग की उपलब्धता के लिहाज से हम कितने तैयार हो चुके हैं? आई थिंक काफी हद तक गवर्नमेंट और म्युनिसिपल मशीनरी ने प्रिपेयर्डनेस अच्छे से कर रखी है। एज ए क्लिनिशियन आई कैन सी कि 2020 की जो बात थी और आज हम 2025 में है, उसमें देयर इज अ सी ऑफ अ डिफरेंस। वेंटिलेटर की जो सुविधाएं हैं, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, प्राइवेट और म्युनिसिपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेकर ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगे हैं, मोर अवेलेबल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट कर दी है, दवाइयों की जो उपलब्धता है, नंबर ऑफ बेड स्ट्रेंथ जो बढ़ी है, आइसोलेशन के चेम्बर्स अभी अच्छे से किए जाते हैं, ये सारी सुविधा आई थिंक प्रशासन और डॉक्टरों ने मिलकर ये काफी हद तक बनाए रखी है। तो पब्लिक और सोसाइटी एट लार्ज इस बारे में निश्चिंत रहिएगा कि आज हम लोग पैंडेमिक से काफी कुछ सीख कर ऐसे मकाम में पहुंचे हैं कि काफी हद तक कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है, वी आर मोर देन कैपेबल टू टेक केयर ऑफ इट। मुझे एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी, हमने कोविड के वैक्सीन लिए, उसके बाद हमने बूस्टर डोज भी लिया है। हालांकि बूस्टर डोज का टर्नअराउंड थोड़ा सा कम है, बहुत लोगों ने नहीं लिए हैं बूस्टर डोज। क्या कोई गुंजाइश यहाँ पे बूस्टर डोज के वापस आ जाने की, और अगर आ जाता है तो आपको वो लेना चाहिए, क्या वो हेल्पफुल होगा? वैक्सीनेशन हमेशा काम आती है। हमने पैंडेमिक के दौरान देखे, हमने सालों से, बचपन से हम सभी वैक्सीनेटेड होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बाकी बीमारियों के लिए। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है, डेफिनेटली यूजफुल है। जहां तक बूस्टर का सवाल है, बूस्टर खास करके आज भी हम कहते हैं कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए हम रखते हैं, बिकॉज उनको ज्यादा संभावना होती है सीवियर डिसीज वाली। तो उनको अगर जरूरत है तो जरूर लगाया जाएगा, दिया जाएगा। बाकी आम सोसाइटी में आज भी इतनी जरूरत नहीं, खास करके आपने अगर वैक्सीन लिया हो तो उस समय बूस्टर भी लिया हो तो बहुत ही अच्छे। लेकिन अगर आज आपने बूस्टर नहीं लिया हो लेकिन कंप्लीट वैक्सीनेशन किया हो, देन यू कैन वेट। अगर आप इस वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं आते तो आप रुक सकते हो, आपके सिम्टम पे ध्यान दे सकते हो। एक लार्जर मैसेज में सारी सोसाइटी को देना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। आप खुद की प्रतिकार शक्ति रोजाना कैसे बढ़ाए, बिकॉज ऐसे इन्फेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। रोजमर्रा जो हमारा एक्सरसाइज है, हमारा खान पान है, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसी पे इम्यूनिटी बनती है और उसको बनाए रखेंगे तो ये बार बार वैक्सीन, मास्किंग, इससे आप परे हो जाओगे और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। सर कैसे बढ़ाएं, अगर आप कोई नुस्खा दे सके? आपने जनरली कहा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, स्ट्रेस कम कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में। बोल्ड स्टेप्स जो उठाने चाहिए तुरंत प्रभाव से, वो कौन से होने चाहिए फिर? खाने की चीजों में खास करके आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल जैसे बारिश की शुरुआत हुई है तो ठंडे चीजों से परहेज रखें। खट्टा ठंडा बाहर का खास करके खाना हो उसको जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करना है। जो गर्म खाना है, घर पे बना हुआ उबाल के खाना, फ्रेश खाना जो आप अभी तैयार करके आप खा लीजिए, वो हमेशा इस मौसम में अच्छा रहता है। उससे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। पानी को अच्छे से उबाल के, बिकॉज वाटरबोर्न इन्फेक्शन जैसे एयरबोर्न इन्फेक्शन ये कोविड और फ्लू वगैरह है, वैसे वाटरबोर्न इन्फेक्शन की भी शुरुआत इस मौसम में नजर आती है। तो पानी को भी अच्छे से उबाल के रखना, फिल्टर करके पीना ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर सराफ, देखिए हम फ्लू शॉट्स की बात करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे देश में अभी भी थोड़ा सा इसका प्रचलन कम है, लेकिन जिस तरह के हम वायरस इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, क्या आमतौर पे अगर आप हर 6 महीने में एक बार या साल में 3 बार फ्लू शॉट्स ले लें तो क्या इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, इंक्लूडिंग कोविड वायरस? जी, एक चीज बिल्कुल क्लियरली एक जान लेनी चाहिए कि किसी भी वैक्सीन से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता, यह गलतफहमी है। इन्फेक्शन होने की संभावना, इन्फेक्शन की सिवियरिटी और इंटेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी हम कम करा सकते हैं वैक्सीन लेकर। ये क्लियर बात है, आप कोई भी वैक्सीन को ले लो, ट्यूबरकुलोसिस से लेकर फ्लू वैक्सीन तक। दूसरी बात, जहां फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात रही,
वो सालाना आते हैं। जैसे हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट में कह रहे थे कि इंडिया में 2 सीजन है, एक प्री समर जो मार्च अप्रैल तक के दरमियान कहा जाएगा, और एक प्री विंटर जो सितंबर अक्टूबर। इस दरमियान अगर आप वैक्सीन लगाओ तो आने वाले साल में जो फ्लू के आपके इंसिडेंसेस है वो कम सीवियर, लेस फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। अभी किनको लेना है, ये जैसे मैंने कहा, हम लोग डेफिनेटली इसको प्रमोट करते हैं टुवर्ड्स वल्नरेबल ग्रुप। वो चाहे ना चाहे, हम हमारे तरफ से काफी उनको प्रमोट करते हैं कि जो डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटिक, बुजुर्ग इंसान, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, इन लोगों में थोड़ा सा वी आर मोर कॉशियस कि इनमें ध्यान रखना जरूरी है। अगर उनमें इंडिकेटेड है तो जरूर वैक्सीन लेना जरूरी है। आम पब्लिक जो इनमें नहीं आते, उनमें इंडिविजुअलाइज बेसिस पे फिर डिसाइड किया जाता है कि इन लोगों को एलर्जी हो जाती है बार बार, तो एलर्जिक लोगों को भी एक वायरल इन्फेक्शन की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों को फिर वैक्सीन लेना अच्छा रहेगा। सो बाकी केसेस में इंडिविजुअलाइज्ड है। लास्ट पॉइंट इज कि 1 साल ले लिए और हमेशा के आपको इम्यूनिटी मिल गई फ्लू और वैक्सीन की, ऐसी नहीं बात होती। सालाना इसकी स्ट्रेन बदलती है, तो हर साल फ्लू या इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन लेना जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए? अब बच्चों की आदतें होती हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेल रहे हैं। जिस तरह से इन्फेक्शन जो केसेस भी आए हैं, क्या वो एडल्ट्स में ज़्यादा है या बच्चों में भी हमने देखा है और बुजुर्गों में हमने देखा है कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं सर? अभी तक बच्चों में ज्यादा केसेस है नहीं, थैंकफुली। ज्यादा एडल्ट्स में ही आ रहे हैं, और जो एक दो खास करके बॉम्बे शहर में केईएम अस्पताल की तरफ जो एक दो केसेस देखे हैं, वो दोबारा ऐसे पुराने वेव्स में भी हो रहा था कि जो वल्नरेबल थे, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, कोई ऑर्गन फेलियर के पेशेंट हो, अनकंट्रोल डायबिटिक, उनमें ही ज्यादा नजर आया है। लकीली अब तक पीडियाट्रिक एज में ये केसेस अभी हाल ही में ये JN.1 की नहीं नजर आए। वैसे बुजुर्गों का जो कि ऑलरेडी कोमॉर्बिड है सर, वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं फिर? जो आपको सबसे पहले जो बीमारी आपको है, जैसे डायबिटीज हो, अस्थमा हो, उस बीमारी को आप जितना टाइट कंट्रोल रखते हो, आपके डॉक्टरों को रेगुलरली मिलते रहो, साल भर में उनके फॉलोअप करते रहिए। आपके जो कंट्रोल है, किसी को ब्लड प्रेशर हो तो वेल कंट्रोल, डायबिटीज हो तो वेल कंट्रोल, ये जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो बीमारी आपको है उसको कंट्रोल रखिए। नंबर 2 पॉइंट, साल में एक बार जरूर एक हेल्थ चेकअप किसी भी लेबोरेटरी से कर लिया करो, बिकॉज हेल्थ चेकअप में काफी वो चीजें पता चलती है जो आम तरीके से नॉर्मल कंसल्टेशन में आना जाने में शायद मिस आउट हो जाए। तो सेकंड पॉइंट इज हेल्थ चेकअप। आखिरी पॉइंट है जो मैंने शुरू में कहा, इम्यूनिटी हमारी। कोई बीमार इंसान हो या जिसको कोई बीमारी भी ना हो, रोज एक्सरसाइज कर लेना, खाने पीने में अच्छे आदतें, फल फ्रूट है, सब्जियां है, उनका सेवन करना, और स्ट्रेस के मामले में रोज रात सोने के पहले कोई क्रिया जिससे दिमागी सुकून मिले, वो क्रिया शायद मेडिटेशन की हो, योगा की हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हो, ये 3 बातें भी रोज करें तो कितना भी आपका रूटीन बिजी हो, इसमें ज्यादा समय नहीं जाता। ये आप रूटीन में ला लीजिए, फिर साल भर आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहती है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से चर्चा को भी हमें समेटना चाहिए और बहुत ज़रूरत है कि इस बदलते मौसम में जो भी केसेस आ रहे हैं उससे आप पैनिक ना हो, और भले ही ट्रैक ज़रूर रखना है कि कहाँ पर किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सराफ, आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से इस पूरे मामले पर बातचीत की। धन्यवाद। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।